हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनअकैडमी ओलंपियाड कॉर्नर यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बढ़िया से टॉपिक का एक्सप्लेनेशन, उसका एकदम प्रूफ के साथ बात करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक क्या है उसकी बात करेंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला है ना। हम कोशिश करेंगे बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट न करते हुए आपको चीज समझाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका इंटरनल फोर्सेस का सिस्टम पे टॉर्क। ठीक है, तो इंटरनल फोर्सेस का टॉर्क सिस्टम पे कितना होता है उसकी हम बात करते हैं। तो टॉपिक है हमारा आज का टॉर्क ऑफ इंटरनल फोर्सेस। तो इंटरनल फोर्सेस की अगर हम बात करें, व्हाट आर इंटरनल फोर्सेस? इंटरनल फोर्सेस वो होते हैं जिसका थर्ड लॉ पेयर आपको कहीं ना कहीं सिस्टम में ही दोबारा मिल जाता है या सिस्टम के ही पार्टिकल पे लगता हुआ दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, इस सिस्टम में मैंने कुछ पार्टिकल्स लेट से मार्क कर दिए। लेट से मेरे पास यहां पे 1 है और ये 2 है। तो 1 और 2 का जो आपस में फोर्स होगा उसे हम बोलेंगे इन दोनों का इंटरेक्शन फोर्स, राइट। तो अगर हम बात करें कि अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पे मान लेता हूं, लेट्स से कुछ भी कोऑर्डिनेट सिस्टम आप मान सकते, बहुत रैंडम सा। पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 हो गया r1 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 हो गया आपके पास r2 वेक्टर। तो अगर हम बात करें कि इंटरनल फोर्सेस, अभी मैंने सिर्फ बनाए 2 हैं, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे 3, 4, 5 एंड सो ऑन, गिनती खत्म नहीं हो रही। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि टॉर्क ऑफ इंटरनल फोर्सेस ऑन पार्टिकल नंबर 1, टॉर्क ऑन 1 ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे पोजीशन वेक्टर बताइए r1 क्रॉस 1 पे लगने वाले फोर्सेस 2 की वजह से, 3 की वजह से, 4 की वजह से एंड सो ऑन। तो आप क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 एंड सो ऑन। आप जहां तक लिख सकते हैं लिखते जाइए, कोई मना नहीं है। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करते हैं क्या सिमिलरली अगर मैं यही चीज पार्टिकल नंबर 2 पे लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? टॉर्क ऑन 2 ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, r क्रॉस f लिख रहे हैं हम लोग सीधा और कुछ नहीं कर रहे। तो r2 क्रॉस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1 एंड सो ऑन। सही बात है क्या? है ना। अब सिमिलरली अगर आप तीसरे पे लिखना चाहते हैं तो तीसरे पे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू r3 क्रॉस फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 फोर्स, ये थोड़ा सा अपने गलत लिख दिया है, इट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 4। सिमिलरली 3 पे 1 की वजह से, 3 पर 2 की वजह से और 3 पर 4 की वजह से एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे बहुत सारी टर्म्स आएंगी, इनफाइनाइट टर्म्स आप लिख सकते हो ऐसे टाइम पास करने के लिए, लेकिन अपन यहीं पे रुक जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी व्हेन वी ऐड करने पे, तो मैं जब भी ऐड करूंगा तो आई विल ट्राई टू फाइंड पेयर्स, क्योंकि मैं इंटरनल फोर्स की बात कर रहा हूं। इंटरनल फोर्सेस में आपके पास उस फोर्स का एक्शन रिएक्शन जो आप बोलते हैं, जो 2 फोर्स आप बोलते हैं, उसमें से एक लगेगा 1 पे, एक लगेगा 2 पे। सिमिलरली और 2 और 3 को अगर आप देखोगे तो एक लगेगा 2 पे, एक लगेगा 3 पे। तो अगर मैं 1 और 2 की अगर बात करूं तो इनके बीच का इंटरनल फोर्सेस का एक्शन रिएक्शन पेयर कौन सा वाला है? F12 और F21। तो पहले इस वाली टर्म को एनालाइज करते हैं, इन दोनों को जोड़ के क्या आता है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर कि R1 क्रॉस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस R2 क्रॉस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी कि मैं किस टर्म की आपसे बात करना चाह रहा हूं? मैं बात करना चाह रहा हूं इन दोनों की साइमल्टेनियस, क्योंकि पेयर में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस की बात आप यहां पर कर रहे हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं अब। तो हाँ, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है कि आप फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 को क्या आप नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लिख सकते हैं? क्या न्यूटन्स थर्ड लॉ ऐसा बोलता है? बिल्कुल बोलता है। तो हमने लिख भी लिया। तो यहां पर आपके पास जो वैल्यू आई है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू माइनस F1, तो इसको सब्स्टिट्यूट करिए। तो ये जो टर्म है हमारे पास T1 बोलते हैं, टर्म नंबर 1, दिस विल बी इज इक्वल टू R1 क्रॉस F12 माइनस R2 क्रॉस F12 को माइनस F12 से रिप्लेस कर। ठीक बात।
तो यहां पे क्या चीज कॉमन आ जाएगी आपके पास आ जाएगा R1 माइनस R2 क्रॉस F12। ठीक है, जनरली हम ये करते हैं कि हम चीजों को फैला के लिखना चाहते हैं, ओपन करके लिखना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको शॉर्ट लिखना चाहते हैं कि इस प्रकार कुछ दिखाई देगा ना। अब ये टर्म की वैल्यू क्या आएगी, इसको हम डिस्कस करना चाहते हैं आपसे। ठीक बात है, बोलिए। तो जो टर्म है आपके पास R1 माइनस R2, ये क्या है, इसको एक बार समझते हैं। देखिए ध्यान से कि अगर मैं आपसे ऐसे बात करूं कि ये पार्टिकल 1 है और ये पार्टिकल मेरा 2 है, R1 का पोजीशन वेक्टर हुआ मेरे पास ये वाला, ये हुआ मेरे पास R, कहीं पर भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस है वो दिख ऐसे रहा है। ठीक है, आप और भी चेंज कर सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं ये बात कर रहा हूं, कौन सा वेक्टर है हमारे पास, R1 माइनस R2। तो व्हाट इज R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2। ठीक है, तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गया हमारे पास लेट्स से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर आप 2 से 1 जाना चाहते हैं तो क्या लिख सकता हूं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कि R1 वेक्टर यहां से यहां तक पहुंचे R1 वेक्टर से इक्वल टू R2 वेक्टर प्लस S वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है आपके पास यहां पे क्या हो गया, इट इज इक्वल टू R1 माइनस R2। एंड व्हाट दिस डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटिंग, दिस इज डिनोटिंग कि अगर आप 2 से 1 जाना चाहते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप 2 से बैठ करके 1 को देखेंगे तो ये आपको इस वेक्टर की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इतना। तो ये S वेक्टर एक्चुअली क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। भाई 1 पे जाना चाहते हैं 2 से, तो 1 से 2 का डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं इस प्रकार से, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई आपको, बोलिए, क्या ये बात समझ में आई है ना। तो R12 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये टर्म यहां पे क्या लिखी है, ये टर्म लिखी है आपके पास R12 क्रॉस F1। तो कहने का मतलब यह है कि जो ये आपके पास पहली वाली टर्म बन रही है इन दोनों को मिलाकर, है ना, क्या ऐसे ही टर्म आगे भी बनेगी, F13 और F31 को मिलाओगे तो, है ना। तो आप अगला जो पेयर बना सकते हैं वो अगला पेयर आप बना सकते हैं F13 और F31 का। सिमिलरली इसके बाद आप पेयर बना सकते हैं F14 और F41 कुछ आएगा। ठीक है, F23 F32 का। ठीक है, तो जो भी थर्ड लॉ पेयर आपके बन रहे हैं उसमें सब में ये टर्म इस तरह से रिड्यूस होती चली जाएगी जिस प्रकार से हमने यहां पे लिखा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी वैल्यू आएगी कितनी। तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आएगी उसकी हम बात करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं R12 की, R12 हमने यहां पे बनाया है, इट इज इन दिस डायरेक्शन 1 से 2 की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास R12। अब हमें बात करनी है F12 की, ये वाला फैक्टर देखेंगे आप ध्यान से, ये वाला। तो F12 क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब यहां पे क्या ये पार्टिकल्स का आपस का इंटरेक्शन है। ठीक है, पार्टिकल्स के इंटरेक्शन के लिए आपको जाना पड़ता है फंडामेंटल ऑफ फोर्सेस, कि फोर्सेस जो है वो नेचर में आते कहां से है, फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं। तो न्यूक्लियस के जो बाहर की दुनिया होती है, एटॉमिक न्यूक्लियस के बाहर की जो दुनिया है, उस दुनिया में जो भी फोर्सेस आपके पास हैं वो कहां से आते हैं, वो आए हैं आपके पास, ऐसा बोला जाता है कि इट इज ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, यानी कि मास मास इंटरेक्शन और चार्ज चार्ज इंटरेक्शन। ठीक है, तो मास मास और चार्ज चार्ज इंटरेक्शन जो है वो हमेशा लगते हैं अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द मासेस और चार्जेस। तो मासेस और चार्जेस से तो F12 जो है अगर वो अट्रैक्टिव है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, अगर वो अट्रैक्टिव है तो वो इस तरफ लगेगा, लेकिन अगर वो रिपल्सिव है तो वो इस तरफ लगेगा। भाई कुछ भी हो सकता है, कौन डोमिनेट कर रहा है, अट्रैक्शन रिपल्शन हमें नहीं पता। लेकिन दोनों ही केस में अगर मैं ध्यान से देखूं, तो अगर इस वाले केस में देखूं तो ये दो वेक्टर जो है R12 और F12, एक उधर की तरफ है एक इधर है, इनके बीच का एंगल कितना है, एंगल है 180 डिग्री। तो इस वाले केस में एंगल 180 है। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि ये जो फोर्स है हमारा, ये फोर्स ये वाला हुआ रिपल्सिव, तो भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि R12 और F12 का डायरेक्शन सेम है, और डायरेक्शन सेम होने का मतलब इस केस में थीटा 0 आएगा। मेरा काम सॉल्व हो गया, क्योंकि अगर थीटा चाहे 0 हो चाहे 180 हो, क्या डॉट प्रोडक्ट हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट जो है हमारे पास वेक्टर्स का,
वो जीरो आता है, क्योंकि ए बी साइन थीटा, साइन जीरो भी जीरो है और साइन 180 भी जीरो हो जाता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहां पर आपके पास ये जो क्रॉस प्रोडक्ट हमने लिखा है, ये क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी कंडीशन में जीरो ही आएगा, चाहे फोर्स अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो। कौन डोमिनेट कर रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यहां पर इन दोनों फोर्सेस का सम या इन दोनों टर्म्स का सम मिलाकर के जीरो है। सिमिलरली F13 और F31 का मिला के जीरो हो जाएगा, F23 F32 का मिला के जीरो हो जाएगा। 4 वाले के लिखोगे तो ये टर्म्स भी कट जाएंगे। तो जो ये आपने बहुत सारी टर्म्स लिखी थी, एट द एंड क्या बात समझ में आ रही है कि इन सभी टर्म्स का समेशन, इन सभी टर्म्स का समेशन हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो इसीलिए आपने सुना होगा बहुत सी बार, कई जगह पे लिखा होता है, ठीक है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हमें प्रूफ नहीं पता होता है, तो हम इतना अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं कर पाते। तो क्या है कि भाई टॉर्क ऑफ इंटरनल फोर्सेस ऑन द सिस्टम इज जीरो। ठीक है, तो इंटरनल फोर्सेस का जो टॉर्क है पूरे सिस्टम पे वो जीरो हो जाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। इस बात का हमें यूज कहां पे आता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कई बार एक इक्वेशन आपने देखी होगी, इफ यू रिमेंबर, टाउ एक्सटर्नल फोर्सेस का टॉर्क इक्वल टू dl सिस्टम बाय dt। तो अगर आपको ये दिख रहा है कि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्सेस का टॉर्क नहीं है, तो क्या आप dl बाय dt को सीधा सीधा जीरो बोल सकते हैं? इंटरनल फोर्सेस से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेन पॉइंट ये है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अभी बात करी कि इंटरनल फोर्सेस का तो वैसे ही जीरो है। ठीक है, तो dl सिस्टम बाय dt जीरो कब होगा? जब एक्सटर्नल फोर्सेस का टॉर्क जीरो है, यानी कि हमें इंटरनली जानने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ बाहरी दुनिया के फोर्सेस को उस सिस्टम पर देखें और पता लगाएं कि भाई क्या एक्सटर्नल फोर्सेस का टॉर्क जीरो है। अगर वो जीरो है, इफ दिस टर्म इज जीरो, तो आप बोल सकते हो कि dl सिस्टम बाय dt का वैल्यू जीरो हो जाएगा। और dl सिस्टम बाय dt अगर आपके पास जीरो हो गया, तो क्या आप बोल सकते हो कि सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? बोलिए, सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। तो कहां एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, इस बात की चर्चा भी हमने यहां पे थोड़ी बहुत करी है। ठीक है, तो कैसा लगा भैया आपको ये टॉपिक, है ना, कि ये कंफ्यूजन होता है कि क्यों होता है, कहां लगाना है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, जब भी इंटरनल फोर्सेस बोले जाएं सिस्टम पे, उसका टॉर्क आप सीधा जीरो कर दीजिए, सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बने रहिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए। थैंक यू।